डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ऐसा देखा जाता है कि लोग बराबर क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स में कंफ्यूज करते हैं। तो मैं आज इसके बारे में आपको डिटेल बताने का कोशिश करूंगा ताकि आप कभी भी इसमें किसी तरह का कंफ्यूजन आपको ना हो। तो मैं सबसे पहले बताता हूं कि क्रोमेटिन आखिर क्या है। क्रोमेटिन, तो यदि हम न्यूक्लियस को देखें तो जस्ट जो है माइटोटिक फेज जैसे ही कंप्लीट होता है तो सेल डिवाइड करता है और दो डॉटर सेल्स बनाता है, और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम में क्या होता है, डीकंडेंसेशन होता है, डीकंडेंस्ड करता है क्रोमोसोम और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। दिस आर सेड टू बी क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन, तो क्रोमेटिन्स आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसको देखने के लिए बायोलॉजिकल स्टेन होता है, उससे स्टेन किया जाता है। तो स्टेनिंग मटेरियल के रूप में हम लोग एसिटोकार्बाइन का यूज करते हैं। चूंकि ये न्यूक्लिक एसिड है तो यह एसिडिक होता है, तो उसको हम लोग एसिटोकार्बाइन से स्टेन करते हैं, तो ये पिंक कलर का होता है। तो फिर यह साफ साफ आपको दिखने लगेगा। तो यह बहुत फाइन थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो यदि आपको पूछा जाए कि क्रोमेटिन न्यूक्लियस के अंदर कब दिखता है, तो आप याद रखेंगे कि जो सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल में दो फेज होता है। एक होता है प्रीपरेटरी फेज, प्रीपेरेटरी फेज। तो प्रीपेरेटरी फेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरफेज। इंटरफेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि सेल डिवीजन होने के लिए तैयार होता है, यानी सारा चीज इसमें डबलिंग होता है सेल का। तो इसमें आपको क्रोमेटिन नजर आता है। क्रोमेटिन आपको इंटरफेज में आपको क्रोमेटिन नजर आएगा, और जब यह डिवीजन फेज में यानी एम फेज में जाता है तो यही क्रोमेटिन कंडेंस्ड होके क्रोमोसोम में बदल चुका होता है। यानी जब भी आपको क्रोमेटिन नजर आएगा तो वह न्यूक्लियस में आपको इंटरफेज में नजर आएगा। कभी भी आपको डिवीजन फेज में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि जब तक डिवीजन फेज का टाइम आता है तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल चुका होता है। तो ये तो हो गया कि किस फेज में दिखेगा। अब मैं बताऊं कि एक क्रोमेटिन को मैं निकाल लेता हूं, तो ये क्रोमेटिन आखिर होता क्या है। तो इस क्रोमेटिन को जो स्टेन किए थे, फ्लेमिंग साहब ने इसको स्टेन किया था क्रोमेटिन को। मैं एक क्रोमेटिन को निकाल लूं, मेरे को पढ़ाना आपको क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स। तो अभी मैं क्रोमेटिन बता रहा हूं, क्योंकि क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम बनता है और क्रोमोसोम बाद में स्प्लिट करता फिर क्रोमेटिड बनाता है। तो ये है क्रोमेटिन है। तो क्रोमेटिन एक्चुअली बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन का। तो इसका जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है हिस्टोन, क्योंकि यही एक प्रोटीन है जो पूरे डीएनए को स्टेबल करने में हेल्प करता है। आप समझ सकते हैं कि डीएनए का लेंथ करीब करीब 2 मीटर होता है। इतना लंबा डीएनए कितना कंपैक्ट होता है कि वो छोटा होकर के 0.2 माइक्रोमीटर तक उसका साइज आ जाता है। कितना छोटा कंपैक्ट करके बनता है। तो मैं यहां आपको बताऊं, ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो किस तरह से पहले इसको डीएनए को रैप्ट करता है, ये थोड़ा जानना जरूरी है। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, ये 5 तरह के बेसिक प्रोटीन। कौन कौन? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, ये हिस्टोन प्रोटीन। चूंकि आपको पता है कि प्रोटीन जो होता है
वो एमिनो एसिड से बनता है। प्रोटीन क्या है? व्हाट इज प्रोटीन? प्रोटीन इज ए लॉन्ग चेन ऑफ एमिनो एसिड्स लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता है। तो ये भी जो है सब प्रोटीन है, तो सर्टेनली है कि इसमें भी एमिनो एसिड्स ही होगा, लेकिन इसमें दो तरह के एमिनो एसिड्स ज्यादा होते हैं। कौन कौन मैं बता दूं। एक होता है लाइसिन और दूसरा आर्जिनिन। ऐसा देखा गया है, आर्जिनिन, ये दोनों एमिनो एसिड्स हैं। ये जो लाइसिन है, तो जो H1 है, H1 जो प्रोटीन है, इट इज रिच विथ लाइसिन, और इसमें भी लाइसिन होता है लेकिन मॉडरेट अमाउंट में होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। और ये जो दोनों देख रहे हो H3 एंड H4, दीज आर रिच विथ आर्जिनिन एमिनो एसिड्स। इसमें आर्जिनिन ज्यादा होता है। ये आपसे पूछा जाता है कंपैरिजन में कि H3 H4 जो हिस्टोन है, इसमें कौन सा एमिनो एसिड्स ज्यादा होता है? दैट इज आर्जिनिन। और H1 में लाइसिन ज्यादा होता है। तो ये जानकारी रखनी चाहिए। अब मैं बताऊं कि ये किस तरह से डीएनए को रैप करता है। डीएनए इसके चारों तरफ कैसे रैप्ड रहता है। तो सपोज ये जो देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4, ये जो चार है, H1 को छोड़ करके ये चारों का दो दो मॉलिक्यूल इंटू 2 कर देता हूं, तो 8 हिस्टोन प्रोटीन हो गया। 8 हिस्टोन प्रोटीन यह आपस में मिलकर एक ऑक्टामर बनाता है, जिसको बोलते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर बनाता है। ये हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। अब इसी ऑक्टामर के चारों तरफ डीएनए रैप्ड रहता है, लपेटा हुआ रहता है। अब धीरे धीरे यही कंडेंस्ड करता है और इसको एक स्टेबिलिटी देता है डीएनए को। नहीं तो इतना लंबा स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल हो ही नहीं पाएगा। तो मैं बताऊं कि किस तरह से। तो ये है, ये हिस्टोन, ये 4 हिस्टोन है और 4 पीछे तरफ होगा, तो कुल मिला के 8 हिस्टोन। तो हम डीएनए इसमें जब दिखाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, जो आपको हम लोग उसको डायग्रामेटिक आपको नहीं दिखा सकते। तो मेरे को चूंकि इसमें डीएनए को दिखाना है कैसे अरेंज है, इसलिए मैं आपको इस तरह के डायग्राम में दिखाता हूं। सपोज दिस इज हिस्टोन ऑक्टामर, ये हिस्टोन ऑक्टामर। अब इसमें क्या करेगा कि डीएनए रैपिंग करता है, चारों तरफ से अपने आप को लपेटता है इस तरह से अरेंज। सपोज दिस इज द डीएनए, यह डीएनए, फिर यहां से यह घूमेगा और इधर से आएगा, फिर यहां एक लपेटा लगाएगा ये, और फिर ऐसे घूमेगा और फिर इधर से घूम करके यह निकल जाएगा। तो आप देख रहे हैं इस तरह से यह है हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर इस तरह से हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ से डीएनए पूरा लपेटा हुआ रहता है। अब यदि डीएनए लूज हो जाए तब तो यह ऑक्टामर निकल जाएगा। तो क्या होगा कि मैंने H1 जो बताया था, H1, उसको ऑक्टामर में मैंने शामिल नहीं किया था। जो H1 है, ये दोनों थ्रेड को इस तरह से बांधता है, इस तरह से इसको बाइंड करता है। इसको बोलते हैं हम लोग H1। एक्चुअली ये इसको सीलिंग का काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं सीलिंग। इसको सीलिंग प्रोटीन कहा जाता है। तो इस तरह से डीएनए जो है ये चारों तरफ से रैप्ड रहता है हिस्टोन में। तो मैं यदि थ्रेड को दिखाऊं आपको, तो क्रोमेटिन का जो थ्रेड होता है वो इस तरह से, इस तरह से क्रोमेटिन का थ्रेड, पूरा न्यूक्लियस में जो थ्रेड होता है वो इस तरह से है। और ये बीच बीच में क्या है, ये हिस्टोन है, जो मैं अभी स्ट्रक्चर आपको दिखाया। तो चूंकि ये हिस्टोन जो है ये चारों तरफ से क्या है, डीएनए, हिस्टोन चारों तरफ से बीच है नहीं, ये इसको लपेट के रखा है। तो ये अभी कंडेंस्ड फॉर्म में नहीं है, इसको बोलते हैं सेमी कंडेंस्ड। सेमी कंडेंस्ड फॉर्म है, इसीलिए आपको ये लूज लग रहा है। और जब ये पूरी तरह से इस तरह से कंडेंस्ड हो जाएगा तो वही क्रोमोसोम में कन्वर्ट कर जाता है। तो जो अभी मैं आपको ये स्ट्रक्चर बताया डीएनए का, इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर को मैंने बताया इस तरह,
इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली न्यूक्लियोसोम कहा जाता है, न्यूक्लियोसोम। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को यदि हम एक साथ, इसको हम क्रोमेटोसोम भी कह सकते हैं, क्रोमेटोसोम। तो क्रोमेटिन के ऊपर जो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, बीड लाइक, बीड ऑन स्ट्रिंग कहते हैं ना इसको, कि धागा में मोती लगा हुआ है, ये यही मोती है, यही दिस इज सेड विद द क्रोमेटिन। ये आपका यही है, न्यूक्लियोसोम है, या इसको क्रोमेटोसोम भी कह सकते हैं। तो यही स्ट्रक्चर है जो आपको इस थ्रेड के ऊपर ये बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। यानी ऐसा माना जाता है कि दिस इज द सेंटर वेयर द जीन्स आर प्रेजेंट, एंड जीन्स का फंक्शन को हम लोग आगे देखेंगे, ऐसा माना जाता है। तो इस तरह से ये हो गया क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर। तो मैंने बता दिया कि क्रोमेटिन क्या होता है। तो क्रोमेटिन बिल्कुल ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और यह इंटरफेज में दिखेगा आपको, यह कभी भी डिवीजन फेज में नहीं दिखेगा, क्योंकि जब डिवीजन फेज में पहुंचता है तब तक यह क्रोमेटिन कंडेंस्ड होकर के क्रोमोसोम में बदल चुका होता है। तो यह हो गया क्रोमेटिन थ्रेड। अब मैं बता दूं क्रोमोसोम, तो यही जो क्रोमेटिन आप देख रहे हैं अब यही कंडेंस्ड करेगा। तो क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड कर जाएगा तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम में बदल जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। मैं इसको कंडेंस्ड कर रहा हूं, तो देखो, ये है हिस्टोन और ये है क्रोमेटिन, ये हिस्टोन है। तो जब यह कंडेंस्ड कर गया तो यही बना दिया क्या, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, क्रोमोसोम कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमेटिन का, है नहीं। द क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम बनाता है। और हमें याद रखना चाहिए कि एक पार्टिकुलर स्पेसीज में जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक खास स्पेसीज के सभी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। क्रोमोसोम का नंबर अलग अलग हो नहीं सकता। एक खास स्पेसीज के जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें क्रोमोसोम, जैसे हम लोग होमोसेपियंस हैं, तो हम लोग में चाहे वो पूरे वर्ल्ड का कोई भी आदमी क्यों ना हो, क्रोमोसोम का नंबर उसके हर एक सेल में, बॉडी के सेल में 23 पेयर्स होगा, है नहीं। केवल सेक्स सेल को छोड़ करके, सेक्स सेल में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, क्योंकि वो माइटोटिक डिवीजन होता है, वो गैमिट बनाता है। लेकिन बाकी जितना भी आपका सेल्स है, सभी सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर 23 पेयर्स होते हैं। तो क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये हो गया क्रोमोसोम। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कंडेंस्ड होता है, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा कब, ये पड़ेगा डिवीजन फेज में। ये क्रोमोसोम अब आपको जाकर के प्रिपरेटरी फेज में, यानी इंटर फेज में क्रोमोसोम नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ठीक जब हम लोग पहुंचते कहां, G2 में, G2 के बाद वो इन करता कहां, सेल डिवीजन में। तो G2 तक पहुंचते पहुंचते यह कंडेंस्ड कर जाता है, और मेटाफेज स्टेज में यह बिल्कुल साफ आपको क्रोमोसोम दिखेगा। और इसी स्टेज में क्रोमोसोम्स का रियल लेंथ मेजर किया जाता है, मापा जाता है, क्योंकि वहां आपको बिल्कुल साफ साफ क्रोमोसोम मेटाफेज स्टेज में दिखता है। अब ठीक जैसे ही मेटाफेज स्टेज के बाद एनाफेज में आएगा, और एनाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम स्प्लिट करेगा, फिर क्रोमेटिड बनाएगा, और फिर टीलोफेज के बाद जब वह पहुंचेगा तो फिर इसका जो कंडेंस्ड हुआ था अब डिकंडेंस्ड हो जाएगा, और फिर क्रोमेटिन में बदल जाएगा। तो मैं अब आपको बता दूं पहले क्रोमेटिड किसको कहते हैं। अभी मैंने देखा कि क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, यानी क्रोमोसोम क्रोमेटिन के कंडेंस्ड होने से बनता है। अब मैं बता दूं आपको क्रोमेटिड, एक्चुअली ये जो क्रोमोसोम है, जैसे मैं इस क्रोमोसोम को इस तरह यदि बना लूं, दिस इज द सिंगल क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, जैसा कि हम लोग देखा। इसके अंदर ये डीएनए ही है, डीएनए का सिंगल थ्रेड है, सिंगल मॉलिक्यूल है। दिस इज सेड टू बी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम जो है ये इसी क्रोमेटिन के कंडेंस से बना है। अब है क्या कि जब यह
रेप्लिकेशन करता, रेप्लिकेट करेगा या स्प्लिटिंग करेगा, तो स्प्लिट करके यह बिल्कुल अपने ही के जैसा एक न्यू क्रोमोसोमल थ्रेड बनाएगा। इसी को बोलते हैं क्रोमेटिड, यानी क्रोमोसोम स्प्लिट टू फॉर्म क्रोमेटिड। क्रोमोसोम स्प्लिट करता है मेटाफेज में और यह बनाता है क्रोमेटिड। यह बन गया क्रोमेटिड, क्रोमेटिड्स। अब चूंकि ये क्रोमेटिड इसी क्रोमोसोम से बना हुआ है, सेम क्रोमोसोम में रेप्लिकेशन हुआ या स्प्लिट किया, तो इस ऐसे क्रोमेटिड को बोलते हैं हम लोग सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड, यानी इसको सिस्टर क्रोमेटिड बोला जाता है। और यह बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है। क्योंकि मैं क्रोमोसोम आपको डीएनए में मैं पढ़ाया हूं, आप देखिएगा कि डीएनए में क्या होता है। डीएनए में जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल दोनों उसका स्ट्रैंड क्या होता है, वो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड, एक का दूसरा बिल्कुल अपोजिट, मतलब सेम ही है। ए है तो टी रहेगा। उसी तरह यह जब नया बनाएगा तो बिल्कुल इसी का कंप्लीमेंट होगा और बिल्कुल दोनों सेम होगा, एग्जैक्टली जेनेटिकली एग्जैक्टली अलाइक होगा। ऐसे क्रोमेटिड को बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। और यदि दूसरे क्रोमोसोम का फिर क्रोमेटिड होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, इसके लिए वो हो जाएगा नन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यही जो क्रोमेटिड है, अब दूसरा जो नया सेल बनेगा उसके लिए ये क्रोमोसोम बनाएगा जाके, यही क्रोमेटिन है नहीं, क्रोमेटिड्स फिर क्रोमेटिन में कन्वर्ट करेगा और फिर प्रिपरेटरी फेज के बाद जब फिर डिवीजन में आएगा तो फिर क्रोमोसोम बनाएगा। तो ये हो गया क्रोमेटिड हो गया। अब है क्या कि आप यहां देख रहे हैं कि हर एक क्रोमोसोम में एक सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर होता है। तो क्रोमेटिन इसका नंबर आप ज्यादा भी हो सकता है, जैसे सपोज कीजिए कि ये स्प्लिट किया ऐसे ऐसे, लेकिन सेंट्रोमियर हमेशा एक ही होता है। तो क्रोमोसोम कितना भी हो, आपका क्रोमेटिड का नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। जैसे पॉलीटीन क्रोमोसोम में बहुत सारा नंबर होगा क्रोमेटिड का, एक ही क्रोमोसोम में। तो हम जब क्रोमोसोम का नंबर काउंट करते हैं तो कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, आप सीधे उसको सेंट्रोमियर को देखिए, जितना सेंट्रोमियर है उतना ही क्रोमोसोम होगा, क्योंकि एक क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर होता है। और यही क्रोमोसोम जब स्प्लिट करेगा तो बनाएगा क्या, क्रोमेटिड। यानी यह जो स्प्लिट कर गया ना, ये स्प्लिट करके अलग होगा, फिर यदि अलग हो जाएगा एनाफेज स्टेज के बाद तो यह फिर से क्या होगा, यह अलग अलग बना दिया। एंड नाउ दिस इज सेड टू बी क्रोमोसोम। यह न्यू सेल के लिए फिर क्रोमोसोम का काम करेगा, क्योंकि यह फिर है ना डिकंडेंस्ड होगा, फिर क्रोमेटिन फाइबर बनाएगा और फिर अलग अलग यह क्रोमोसोम बनाएगा। इसी तरह क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड। तो मेरे को लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीलोफेज के बाद जब यह जीवन फेज में जाता है तो सभी जो है क्रोमोसोम अनक्वाइल्ड नहीं होते, अनकंडेंस्ड नहीं होता है नहीं, डिकंडेंस्ड जो है सभी नहीं होता है। कुछ कुछ ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो टाइटली पैक्ड ही रह जाते हैं, अनक्वाइलिंग होता ही नहीं है। तो उस बेसिस पर क्रोमेटिन को दो पार्ट में बांट दिया गया। जो टाइटली पैक्ड रह गया, कंडेंस्ड ही रह गया, उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। और जो डिकंडेंस्ड हो गया, जो लूज हो गया, खुल गया, दे आर सेड टू बी यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन। And euchromatin is the real chromatin because they take part in the ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, आई मीन टू से प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेता है और हर एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए ये एक्टिव रहता है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रू क्रोमोसोम्स, यूक्रोमेटिन। लेकिन ये जो देख रहे हैं हेट्रोक्रोमेटिन, यह बिल्कुल जो है मेटाबॉलिकली और जेनेटिकली यह दोनों इनएक्टिव होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल। और चूंकि यह टाइटली पैक रहता है इसलिए इसका कलर भी डीप होता है, डीप पिंक कलर होगा, और यह लाइट पिंक होगा, लाइट पिंक होगा। और यह पेरिफेरल पार्ट में पाया जाएगा हेट्रोक्रोमेटिन, और कुछ न्यूक्लियोलस के किनारे में भी होता है हेट्रोक्रोमेटिन। अभी चूंकि हेट्रोक्रोमेटिन को भी दो पार्ट में हम लोग बांटते हैं। ये क्या है, इसको हम लिख देते हैं फंक्शनल
क्योंकि यह बिल्कुल रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में, है ना, सब चीज में ये इन्वॉल्व होता है यूक्रोमेटिन, इसलिए उसको फंक्शनल क्रोमेटिन कहते हैं। और ये नॉन फंक्शनल है। इसको फिर से हम दो पार्ट में बांट देते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूटिव और दूसरा फैकल्टेटिव। तो ये जो कंस्टिट्यूटिव है ये बिल्कुल नॉन फंक्शनल। एक्चुअली होता क्या है, जो हेट्रोक्रोमेटिन में डीएनए बहुत ही कम होता है, नहीं के बराबर, डीएनए वेरी लेस, और आरएनए इसमें ज्यादा होता है। और इसमें ठीक उल्टा डीएनए बहुत ही ज्यादा होता है एंड मोर आरएनए एंड लेस, मोर डीएनए एंड लेस आरएनए इसमें होता है। तो ये क्या है, कंस्टिट्यूटिव बिल्कुल नॉन फंक्शनल होता है, नॉन फंक्शनल, और ये बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहता है। लेकिन फैकल्टेटिव में चांसेस रहते हैं कि यह कभी कभी एक्टिव होता है एंड इट गेट कन्वर्टेड इनटू यूक्रोमेटिन, यह यूक्रोमेटिन बना सकता है। यानी हेट्रोक्रोमेटिन में ही कुछ ऐसे क्रोमेटिन हैं जो बाद में लूज होकर के आपका यूक्रोमेटिन में कन्वर्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल है बार बॉडी। इसमें आप देखेंगे कि एक्चुअली फीमेल के केस में, ह्यूमन मेमेलियन में क्या होता है कि मेमेलियन फीमेल में जो हायर है, कुछ जो है कुछ को छोड़ करके जो हायर जितने भी मेमल्स हैं उसमें फीमेल में क्या होता है कि उसके सेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, 2 सेक्स सेल है ना, सेक्स क्रोमोसोम होता है XX। उसमें एक फंक्शनल होता है और दूसरा क्या होता है, यह पैक्ड हो जाता है, ये सील्ड हो जाता है, ये नॉन फंक्शनल है नहीं। और यह पैकिंग करके या बैगिंग करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है और हमेशा के लिए इस सेल के अंदर में यह पड़ा रहता है। इसी को बोलते हैं बार बॉडी। तो ये था क्रोमेटिन, क्रोमोसोम एंड क्रोमेटिड्स। तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्रोमेटिन जो होता है वो आपको इंटरफेज में दिखेगा और क्रोमेटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम यह आपको डिवीजन फेज में दिखेगा। और फिर डिवीजन फेज के बाद जैसे ही नया सेल बनेगा डॉटर सेल, फिर इसमें क्या होगा, डीकंडेंस्ड करेगा क्या क्रोमोसोम, और डीकंडेंस्ड करके फिर बनाएगा क्या क्रोमेटिन बनाएगा। लेकिन क्रोमोसोम डिवीजन फेज में स्प्लिट करता है और बनाता है क्या क्रोमेटिड, है नहीं। तो क्रोमोसोम पहले क्रोमेटिड बनाएगा और फिर क्रोमेटिड जो फ्यूचर सेल होगा उसके लिए क्रोमोसोम बनाने के लिए वो क्रोमेटिन थ्रेड बनाता है। और जो फ्यूचर थ्रेड में ही बना पाता है, कंडेंस्ड फॉर्म में ही रह जाता है, उसको बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और जो लूज हो गया यानी जो डिकंडेंस्ड कर गया उसको हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। तो इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आशा है कि आपको समझ में आया होगा।